हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्वेरी कंप्लीट करना चाहूँगा पहले कि कहीं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये सीरीज़ जो भी मैं लेके आ रहा हूँ पॉलिटी की है, हिस्ट्री की है, साइंस की है, इसमें मैं सिर्फ एमसीक्यू ही क्यों लेके आ रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव क्यों नहीं लेके आ रहा। तो इसका एक रीज़न यही है कि इन माय व्यू कि जब भी हम एमसीक्यू यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम लोग कम टाइम के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर पाते हैं, और वैसे भी एग्ज़ाम में आएंगे तो हमारे एमसीक्यू ही, तो इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस एमसीक्यू पे कर रहा हूँ, यानी कि कम टाइम में हम लोग ज़्यादा कर पाएँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम, यानी कि जो हमारा संविधान है भारत का, वो हमें किस तरह का गवर्नर सिस्टम को, जो हमारी सरकार सिस्टम है वो किस तरह से चलेगा, वो डेमोक्रेटिक होगा, प्रेसिडेंशियल होगा, पार्लियामेंट्री होगा, सेमी डेमोक्रेटिक होगा। तो भी जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है वो है पार्लियामेंट्री। अब पार्लियामेंट में आपको पता ही है कि लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी, और तीसरा पहलू जो है वो है पीओआई। दैट मीन्स अगर मैं जब भी पॉलिटी के अंदर पीओआई लिखूंगा तो उसका मतलब होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन तीनों को मिला के जो है हमारा पार्लियामेंट बनता है, क्योंकि इन्हीं का काम है लॉ बनाना। तो हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो हमें पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करता है। और ये सिस्टम जो है दो तरह के होते हैं भाई, एक होता है पार्लियामेंट्री, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल, यानी कि जिसमें सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती हैं, जैसे कि यूएसए के अंदर है, वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, आपको पता ही है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो ब्रिटेन के अंदर यूज़ होता है भाई, कि वहाँ पर भी संसद होगी, राजा रानी तो है ही लेकिन वहाँ पर संसद भी है। तो आंसर हो गया भाई ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट्री। अगला क्वेश्चन है, ये हमारी गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया है, जो भी प्रिंसिपल हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं। मेंबर ऑफ कैबिनेट आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि जो कैबिनेट के अंदर मेंबर बैठेंगे वो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, यानी कि वो एमपीज होंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ही सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्टर कैन होल्ड द ऑफिस टिल दे इंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, यानी कि अगर मैं बात करूँ लोकसभा की, कोई भी लोकसभा से जीत के आया हुआ है, अब वो क्या है, एक मिनिस्टर बनाया हुआ है, कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर है, तो वो तब तक कॉन्फिडेंस यानी कि इंजॉय करेगा अपनी पोस्ट को। इंजॉय करने का मतलब आनंद लेना नहीं है भाई, इंजॉय का मतलब है कि अपने पोस्ट पे काम करता रहेगा, कि वो तब तक काम करेगा जब तक कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि जब तक सरकार जो है मेजोरिटी में रहेगी। तो ये भी क्वेश्चन जो है ऑप्शन है बिल्कुल सही है, कि जब जब पार्लियामेंट में सरकार मेजोरिटी में रहेगी यानी कि कॉन्फिडेंस में रहेगी, तब तक ही वो अपना ऑफिस जो है इंजॉय कर सकता है, अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी कि ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट थर्ड की, द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट। तो भाई हेड ऑफ द स्टेट का मतलब होता है प्रेसिडेंट। और अगर मैं बात करूं कि कैबिनेट की जो हेड होता है वो होता है हमारे पीएम, यानी कि जिसको कि हम लोग बोलेंगे हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगर हेड ऑफ स्टेट की जगह हेड ऑफ गवर्नमेंट आ जाता तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती। तो एज पर क्वेश्चन में देखता हूँ स्टेटमेंट वन भी ठीक है, टू भी ठीक है, लेकिन तीसरी गलत है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन हमारी कैबिनेट को जो हेड करते हैं वो पीएम करते हैं, उनको बोलते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन एंड टू जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके बारे में आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आती रहे। डेडिकेटेड वीडियो जो है मैं ट्यूसडे और फ्राइडे को डाल रहा हूँ, लेकिन इन केस अगर मैं कोई सप्लीमेंट्री वीडियो डालूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं संडे को डालूंगा भाई, वो मे बी आने वाले संडे को आपको देखने को मिले 12 PM। उसके बाद है, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं, टेलीग्राम पे आपके अकाउंट हैं, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और इस वीडियो की PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम के अंदर ही मिलेगी, PDF जो भी होगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले आप मुझे फॉलो कीजिए, ताकि आप लोगों को इसकी PDF मिल सके। और ये जो भी मैं सीरीज़ आपको स्टार्ट करा रहा हूँ, या इंडिया के होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के अंदर आपको किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो वहाँ पे हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे आप किसी स्टेट का पेपर दे रहे हैं या फिर आप लोग सेंटर का पेपर दे रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु सेड इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट। इसका मतलब क्या है अभी, क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है कि हमारा जो इंडिया है, हमारे भारत का संविधान है, उसके अंदर दोनों तरह की चीज़ें हैं, फेडरल के भी फीचर हैं और यूनिटरी के भी फीचर हैं। फेडरल के क्या क्या फीचर है भाई, फेडरल के अंदर क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन होना चाहिए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन है, ठीक है, लिखा हुआ है।
उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जी बिल्कुल, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर के पास अलग पावर दी हुई है, स्टेट के पास अलग पावर दी हुई है, यानी कि ये भी चीज़ सही है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी जो है, जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब है हमें कि फेडरल के हम लोग गुण जो हैं हमारे फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फीचर हैं हमारे हैं। अब अगर मैं यूनिटरी की बात करूँ, हालांकि फेडरल में और भी भाई फीचर हैं, सिर्फ 3 फीचर ही नहीं होते, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये समझा रहा हूँ। अब यूनिटरी की बात करें तो उसके अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखी हुई है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, ये भी हमारे सिस्टम के अंदर है। उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये भी हमारे सिस्टम के पास है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल के फीचर भी हैं, यूनिटरी के भी फीचर भी हैं, तो दोनों के फीचर हैं। इसीलिए हम जो हैं इसको कोसी फेडरल जो है बोलेंगे। और ये स्टेटमेंट दी थी प्रोफेसर के.सी. वेयर ने। ये क्वेश्चन में काफ़ी बार देखने को मिली है भाई, आई थिंक मेरे को भी याद है, मैं भी एक एग्ज़ाम देने गया था तो उसके अंदर भी मेरे को ये क्वेश्चन देखने को मिला हुआ था। वो भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम था, कोई पीसीएस, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक हैं, लेकिन कई बार बच्चे इसमें भी कन्फ्यूजन खा जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। तो हमारा जो नेशनल फ्लावर है भाई वो है लोटस। कई बार इसके साइंटिफिक नेम के बारे में पूछ लेते हैं, तो ये होगा नेलुम्बू न्यूसीफेरा। अब अगर मैं नेशनल की बात करूं, नेशनल एनिमल की बात करूं, तो ये है टाइगर, पथेरा टिग्रिस लेनस। ये भी कई बार, क्योंकि साइंटिफिक नाम है ना लोटस के और टाइगर के पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने दोनों के नाम लिखे हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ है। अगर मैं बर्ड की बात करूं तो ये है पीकॉक, यानी कि मोर हमारा नेशनल बर्ड है। नेशनल ट्री के बारे में बात करूं तो यह है बानियान ट्री, यानी कि बरगद के वृक्ष को। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नेशनल फ्रूट है वो है मैंगो है। यानी कि 4-5 क्वेश्चन है जो मैंने इसी में कवर कर दिए हैं। कई बार हमें याद नहीं रह पाता, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है भाई कि बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन खा जाते हैं, तो देखने में एक बार कोई बुराई नहीं है। उसके बाद है एक कंप्लीट और फॉर्मल रेंडिशन ऑफ नेशनल एंथम टेक्स, यानी कि जब हम एक नेशनल एंथम गाते हैं हमारा, तो उसको कंप्लीट गाने में कितना समय लगता है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जन गण मन जो है हमारा नेशनल एंथम है। उसके बाद जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो वंदे मातरम है भाई, लेकिन हम इसके अंदर नेशनल एंथम के बारे में बात करेंगे। इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अडोप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है भाई ये भी। और इसको कंप्लीट रैंडम होने में लगते हैं भाई 52 सेकेंड्स। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि किसके पास हमारे संविधान के हिसाब से पावर है किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर करने का मतलब क्या है, प्लस करने का, माइनस करने का, दोनों चीज़ें। यानी कि हम किसी स्टेट की बाउंड्री घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो ये पावर किसको दी गई है भाई? तो ये पावर दी गई है भाई पार्लियामेंट को, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि हम नया स्टेट बना सकते हैं, और आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि हम लोग स्टेट बना सकते हैं किस तरह से, 2 राज्यों को मिला के एक बना सकते हैं, एक को तोड़कर 2 बना भी सकते हैं। जैसे अभी मैं रिसेंट एग्जांपल दूं, जैसे 370 का एब्रोगेशन हुआ, तो जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट दिया गया, यूटी बना दी गई, एक को JNK बना दिया गया और एक को लद्दाख बना दिया गया। तो ये किसने किया था भाई? ये पार्लियामेंट ने किया था। ठीक है, लोकसभा अकेले के पास नहीं है, प्रेसिडेंट के पास अकेले के पास ये पावर नहीं है, क्योंकि हमें पता है पार्लियामेंट किससे बनती है भाई? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसके बाद है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है भाई? इंक्रीज कर सकता है, डिमिनिश कर सकता है किसी भी स्टेट का एरिया, और उनकी बाउंड्रीज को भी अल्टर कर सकता है, और साथ में स्टेट के नाम भी चेंज कर सकता है। ये सारी पावर जो है पार्लियामेंट के पास है। उसके बाद है हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर यूटीज इन लोकसभा। यानी कि जो लोकसभा की हमारी पूरी सीटें हैं उसके अंदर यूनियन टेरिटरीज को कितनी सीट दी गई हैं भाई? तो हमें ये मालूम है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की हो सकती है 552। अगर मैं इसका विभाजन करूं तो 530 ये जाती हैं, सीट जाती हैं स्टेट की तरफ से आती हैं, 20 सीट आती हैं यूटी की तरफ से, और 2 सीट आती हैं एंग्लो इंडियंस की तरफ से। लेकिन अभी हाल ही में 104 में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हिसाब से, जो ये 2 सीटें नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट भाई, इनको जो है अब क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया, इनको अब ख़त्म कर दिया गया है। पहले ये होती थी लेकिन अब नहीं होती। तो अब रह क्या गया भाई? 530। एट प्रेजेंट क्या है कि 530 और प्लस 13, यानी कि स्टेट की 530 ली गई हैं और यूटी से भी 13 सीट ली गई हैं। यहाँ पे भाई हम मैक्सिमम 20 सीट ले सकते हैं, तो अभी 13 जो हैं एज वर्किंग है।
यानी कि 543 जो है अभी हमारी स्ट्रेंथ है लोकसभा की। तो इसमें पूछा गया था कि यूटी के अंदर कितनी सीट रिजर्व रह सकती हैं, तो ये रह सकती हैं भाई 20। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अभी जो है हमारा जो करंट लोकसभा है उसके अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की कोई भी सीट नहीं है। हालांकि इसके अंदर देखने वाली बात ये थी कि अगर जो भी चुनाव हो रहे हैं अगर उसमें एंग्लो इंडियन कोई सीट जीत लेता है तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। अगर नहीं जीतता है उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट 2 सीटों को नॉमिनेट करता था, लेकिन अब इन नॉमिनेशन वाली सीट को कैंसिल कर दिया गया है। अगर कोई चुनाव में एंग्लो इंडियन जीत के आ जाए दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आएगा तो अब नॉमिनेशन नहीं होगा उनको नामित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन तो मार्क कर लो। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठते हो, नोट्स बनाते हो तो अच्छी बात है। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठते तो ट्राई कीजिए कि विद इन ए वीक आप लोग वीडियो को दोबारा से देखें, क्योंकि आप लोग चाहे कम पढ़ो लेकिन ये चीज़ तो भाई बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़? रिवीजन। रिवीजन से ही हमें चीज़ें काफ़ी देर तक याद रहती हैं। क्वेश्चन है कि दिल्ली जो है हमारी उसको नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि हम एनसीआर बोलते हैं, उसको इस चीज़ का स्टेटस कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा दिया गया। पहली बात तो ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिल्ली जो है क्या एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि स्टेट नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरी है। और 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको एनसीआर करार दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम इंडिया का स्टेट कब बना, क्योंकि पहले सिक्किम जो था इंडिया का स्टार्टिंग में स्टेट नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया। पहले तो मैं चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर सिक्किम के लिए, लेकिन मैं एक एक करके सब आपको क्लियर करने वाला हूँ। अब हुआ क्या था भाई कि 1974 के अंदर संविधान में 35वां संशोधन एक्ट के दौरान सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाया था इंडिया का, लेकिन बाद में 36वें अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जो कि 1975 के अंदर हुआ था, सिक्किम को हमारा फुल फ्लैज स्टेट बना दिया गया था कि कम्प्लीटली इंडिया का स्टेट बन गया था सिक्किम। तो इस हिसाब से क्या होगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा 36 अमेंडमेंट, ठीक है, यानी कि 36वें अमेंडमेंट के दौरान ये हमारे में ऐड हुआ था। और साथ में ये भारत का 22वां राज्य बना था। हो सकता है एग्जाम में आपसे ये पूछ लें कि भारत का 22वां राज्य कौन सा बना था, तो उसमें आंसर हो जाएगा भाई सिक्किम हो जाएगा। अब कन्फ्यूजन क्या रहती है इसके अंदर भाई, कई बार एग्जाम में 35 ऑप्शन दिया होता है, कई बार 36 ऑप्शन दिया होता है, यानी कि 36वां संविधान संशोधन। तो इस दौरान हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं 35 और 36, तब उन केस में हम लोग 36वें को ही लगाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में 36 ना होता, 35 लिखा होता, तब उस केस में हम लोग 35 को भी सही आंसर टिक करते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो आप लोगों को 36 को ही टिक करना है। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी दिया हुआ है तो फिर आप उनको टिक कर सकते हैं। जैसे हमारी सिचुएशन में क्या है भाई, हमारे में 36वां दिया हुआ है तो हम 36 को ही टिक करेंगे। ये क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर मेरे को याद है यूपीएससी के CAPF के एग्जाम में आया था भाई, यूपीएससी के CAPF, आई थिंक 2018 की बात है, शायद 19 की है तो नहीं 18 की है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया जरूर था भाई। उसके बाद है विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, यानी कि 4 स्टेट दिए हुए हैं, कौन स्टेट कब बना था उसको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जो कि इंडियन स्टेट बना 1 नवंबर 2000 को, और ये मध्य प्रदेश से निकालकर छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बनाया गया। अरुणाचल बना 1987 के अंदर, झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 के अंदर। अब इनकी डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि ये सेम मंथ के हैं, तो इसलिए इसकी डेट मेंशन करना ज़रूरी है। झारखंड बिहार में से काट कर बनाया था भाई, और सिक्किम जो है अभी 1975 के अंदर जो है। तो अब हमारे पास 4 ऑप्शन आ चुके हैं भाई, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर कौन है, तो 1975 बना है सबसे पहले, यानी कि सिक्किम आता है ऑप्शन नंबर 4 में। और यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों तो हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि सबसे पहले 4 आना चाहिए, तो C एंड D तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। कई बार क्या होता है कि हमें चारों जो ऑप्शन दिए होते हैं कि सबके बारे में नहीं पता होता, लेकिन हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये दोनों तो ऑप्शन हट गए भाई। अब हम बात करेंगे इसके बाद नंबर आता है, दूसरा नंबर पर आता है 1987, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि 4 के बाद ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए। तो हम इजीली देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। यानी कि अगर आपको चारों के बारे में नहीं पता, तो अगर आपको 1-2 के बारे में भी पता है तो भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो भाई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है द कमीशन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के पुनर्गठन करने के लिए लैंग्वेज बेस के ऊपर। तो ये कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था भाई 1953, यानी कि 29 दिसंबर 1953 के अंदर।
और इस कमीशन का नाम रखा गया था भाई फजल अली कमीशन, क्योंकि इस कमीशन के चेयरमैन थे फजल अली। और इसके 2 मेंबर थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, KM पानीकर और HN कुंजरू जो थे इसके मेंबर थे। और 1956 के अंदर आंध्र प्रदेश लैंग्वेज बेस के ऊपर पहला हमारा स्टेट बना। अब कमीशन पूछा था तो 1953 के बारे में बात करेंगे। अगर ये पूछेंगे कि इस कमीशन के दौरान जो है, इस कमीशन के एक तरह से कह सकते हैं रिकमेंडेशन के ऊपर सबसे पहला स्टेट किस ईयर में बना, तो ये हम इसका आंसर देंगे 1956। आई होप आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि इसमें भी कई बार कन्फ्यूजन रहती है। मैंने काफ़ी इजी वे से बोलने का ट्राई किया ताकि आपको समझ आए। अगला क्वेश्चन है, जैसे हमने वो क्वेश्चन किया था वो भी यही क्वेश्चन है कि हमको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले हरियाणा है। हरियाणा भी 1 नवंबर 1966 को बना। सिक्किम फिर से रिपीट हुआ है 1975। नागालैंड 63 में बना था और मेघालय बना था 72 के अंदर। तो इनमें सबसे पहले क्या आएगा भाई, ये आएगा नागालैंड। नागालैंड है ऑप्शन नंबर ये रहा 3। तो इसमें लो जी, ये तो और भी ईजी हो गया, C ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं फिर से, यानी कि नागालैंड आएगा सबसे पहले 3। अब अगर इनमें देखें दूसरे नंबर पर आएगा भाई 66 हरियाणा। हरियाणा आता है नंबर 1 पे, तो 3 के बाद 1 आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 72 मेघालय। मेघालय ऑप्शन नंबर 4 है और रह गया बच गया, यानी कि 3142। 3142 इज द राइट आंसर। काफ़ी ईजी हो गया भाई ये भी क्वेश्चन। उसके बाद है विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप। ड्यूल सिटीजनशिप का मतलब है कि दोहरी नागरिकता। अब हमारे भारत के अंदर तो भाई सिंगल सिटीजनशिप है कि हम सब जो है क्या है, भारत के नागरिक हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कौन सा देश है भाई जो इसको एक्सेप्ट करता है, तो ये है भाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इसमें होता क्या है कि पहले तो क्या होगा, सिटीजनशिप मिलेगी उसको USA की, यानी कि वो पहले तो USA का सिटीजन है, उसके बाद वो सिटीजन है उस स्टेट का जहाँ पर वो रहता है। यानी कि एक सिटीजनशिप ये होगी, दूसरी ये होगी, इसीलिए ड्यूल सिटीजनशिप का वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और ये करता है USA, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ डिटरमाइनिंग द इशू ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। यानी कि पावर किसके पास है कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में डिटरमाइन करने में कोई भी अगर इशू होता है। तो ये आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 11 जो है पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो किस तरह से सिटीजनशिप का टर्मिनेशन होगा, किस तरह से सिटीजनशिप छीनी जाएगी या किस तरह से सिटीजनशिप मिलेगी। तो इन दोनों के ऊपर जो है प्रोविज़न बनाने का हक सिर्फ पार्लियामेंट के ऊपर है। अगर मैं बात करूँ कोर्ट, बिल्कुल गलत है। प्रेसिडेंट भाई पार्लियामेंट का पार्ट है लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह से लोकसभा भी पार्लियामेंट का पार्ट है, अकेली कुछ नहीं कर सकती है। तो इस तरह से हम ये देख पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर E, नन ऑफ द अबव। आंसर सही होगा इसका पार्लियामेंट। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग। भाई इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये भी है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के ऊपर डाउट लगता है, किसी भी पार्ट के अंदर, जितनी भी वीडियोज़ मैंने अब तक 80-90 वीडियो जितनी भी डाली हैं, किसी में भी डाउट लगता है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। आई गारंटी जब भी नेक्स्ट वीडियो बनेगी मैं सबसे पहले आपके डाउट ही क्लियर करूँगा, क्योंकि तभी पढ़ाने का मज़ा है। अगर आपको डाउटफुल नहीं रहेगा, डाउट है तो फिर पढ़ने का कोई मज़ा नहीं है भाई। मेरा भी यही मानना है कि अगर मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊँ आपको ल्यूसिड वे में पढ़ाऊँ, कि जो चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर रहे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन नंबर 45 डिस्कस करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी वीडियो का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इनमें से किसके पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे फंडामेंटल राइट्स जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, यदि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाता है, कोई भी ऐसा लॉ बनाता है जिसके हिसाब से हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हो रहा है, तो उस समय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है इसके बारे में पावर है कि वो इसको वॉइड करार कर दें। यानी कि पावर है इसकी, बेसिकली पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन अगर क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो इसमें हाई कोर्ट भी जो है एक तरह से तस्वीर में आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 5 रीट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हमें फंडामेंटल राइट्स के लिए, वो अंडर सेक्शन 32 यानी कि अंडर आर्टिकल 32 वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और अंडर आर्टिकल 226 यानी कि 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है। तो इसीलिए हाई कोर्ट इसमें आया है। हालांकि इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा काम करता है कि कोई भी अगर ऐसा लॉ बनता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन कर रहा है तो वो उसको वॉइड या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है करार कर सकता है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा भाई। और आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक भी करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करें।
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि उस चीज़ के ऊपर इम्प्रोवाइजेशन की जा सके। और कोई स्टडी ग्रुप में है तो आप लोग इसको भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ पाएँ। तो चलिए जल्दी मिलेंगे, होपफुली मैं संडे को वीडियो लेके आऊँगा। चलिए जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।